स्वागत है बच्चों। मैं आशीष कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज दारी चौरा बलरामपुर से। बच्चों, आज आपका स्वागत है कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक के पाठ 7 में। पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, मैं काफी टर्म्स आपको इंग्लिश में और कुछ टर्म्स आपको हिंदी में, दोनों में देने की कोशिश करूंगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे इस कक्षा का लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम कई बार सड़क पे खेल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, मैदान में दौड़ रहे होते हैं या सड़क पे जा रहे होते हैं, तो अचानक भागते भागते हम देखते हैं हमारे सामने कोई पत्थर आ गया, ईंट आ गई, तो हम रुक जाते हैं। या कभी कभी जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, साइकिल से चला रहे होते हैं, अचानक हमारे कानों में बहुत तेज हॉर्न सुनाई देता है और हम अपनी साइकिल किनारे करके रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई ठोकर मार दे। तो हमने देखा है कि हम सभी मनुष्य गति करते हैं, हमारे आसपास जो जीव जंतु वो भी गति करते हैं, हमारे पेड़ पौधे भी गति करते हैं। पेड़ पौधों में कैसी गति होती है? वो गति ऐसी होती है, हमने देखा कि एक बीज हमने जमीन के अंदर लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, खेतों में, गमले में, फिर वो बीज धीरे धीरे उसमें से तंतु निकलता है, एक शूट है, रूट है, एक जड़ों के लिए तंतु निकलता है, एक तने के लिए तंतु निकलता है, और हम देखते हैं कुछ ही दिन बाद वो जमीन और मिट्टी को चीर करके ऊपर आ जाता है। वो भी मूवमेंट करता है। वो मूवमेंट कैसी है, वो गति कैसी है? वो वृद्धि के कारण है, ग्रोथ के कारण। एक पौधा ग्रोथ करता है और उससे जो उसकी वृद्धि होती है, वो शूट बाहर आ जाता है, तना उसका बाहर निकल आता है, वो भी गति है। और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न कामों को करने के लिए वो गति करते हैं। हम मनुष्य भी अपने विभिन्न दिनचर्या को पूरा करने के लिए, अपनी जीविका के लिए हमें आना जाना होता है, हमें चलना फिरना होता है, हमें गति करनी पड़ती है। आवश्यकता पड़ने पर हमें दौड़ना भी पड़ता है। मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, अचानक हमें लगता है हमारे पीछे से कोई सांड या बैल मारने के लिए आ रहा है, कोई जानवर आ गया, तो हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए भागना भी पड़ता है। हम तेज भागते हैं। कोई कुत्ता अगर कोई काटने के लिए दौड़ा रहा है तो हम तेज भागने लगते हैं, अचानक हम तेज चलने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ये किसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर? बच्चों, ये वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव है, एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव है कि हम अपनी गति में परिवर्तन करते हैं, तेज दौड़ने लगते हैं, और फिर जब हम दौड़ते दौड़ते हमें लगता है हम सुरक्षा में हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, तो हम धीमे भी हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं। और अगर आप ध्यान दें, अभी मैंने उदाहरण आपको एक साइकिल का दिया, जिसमें कि हम साइकिल चला रहे होते हैं और अचानक पीछे से हमें एक हॉर्न, हमारे कान में आवाज पड़ती है, हमें दिखाई भी नहीं देता है, हम आगे देख रहे होते हैं, लेकिन हमें कान में सुनाई देता है कि बहुत तेज हॉर्न बज रहा है। तो बहुत तेज हॉर्न बजता है तो हम देखते हैं कि हमारी साइकिल तुरंत धीमी हो जाती है, अपने आप। हम सोचते भी नहीं, हमें इतना मौका नहीं मिलता कि हम सोचें, हमारे हाथ पैर खुद उस तरह से काम करने लगते हैं। हम पैडल मार रहे थे साइकिल पे, अब वो पैडल धीरे हो जाते हैं, हम अपने पैर को धीमा कर लेते हैं, हम अपने हाथों में ब्रेक लगा लेते हैं, हम साइकिल की हैंडल मोड़ देते हैं और किनारे खड़े हो जाते हैं। और ये सब सेकंडों में होता है, 1-2 सेकंड के अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं कि आपकी साइकिल भी धीमी हो जाती है, आप घंटी भी बजा देते हैं, आप सामने देख भी लेते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, पीछे से भी हम देख लेते हैं झलक कि यहाँ कोई आ तो नहीं रहा है, और हम जल्दी से अपनी साइकिल किनारे कर लेते हैं कि सुरक्षित हो जाए। तो ये देखिए कि हमारी गतियां नियंत्रित हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है बच्चों कि जो गतियां हम करते हैं या जो पौधे करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु करते हैं, उन पर एक तरह का नियंत्रण भी है। ऐसा नहीं है कि हमारी गति पर कोई नियंत्रण नहीं है। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं और उसके बाद हमें रुकना है तो हम रुक भी जाते हैं। तो हमारे शरीर की गतियों पर हमारा नियंत्रण भी है। और ये नियंत्रण कैसे होता है, कौन करता है, किस तरह से होता है, यही जानने के लिए बच्चों आज ये पाठ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो मनुष्यों में हम विशेष रूप से बात करेंगे, और ये चैप्टर के अंत में हम लोग पौधों में भी बात करेंगे कि किस तरह से उनमें नियंत्रण और समन्वय होता है, उनके अंगों में कैसे होता है, पौधों में। और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, 12 लाख प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं लगभग। उसमें से सभी के बारे में तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार हम मनुष्यों में देखेंगे कि नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। तो आइए बच्चों, इस यात्रा पर चलते हैं और आज देखते हैं कि हमारे अपने शरीर में
हमारे शरीर जो हमारी गतियों को नियंत्रित करता है वो कैसे होता है, वो नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हमने ये देखिए बच्चों यहाँ आपके लिए कुछ चित्र बनाए हैं और उन चित्रों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये चित्र यहाँ क्यों बनाए गए हैं। ए न्यूरॉन, यहाँ मैंने लिखा है ए न्यूरॉन, ये आपको लाल रंग की कोशिका दिखाई दे रही है, मैंने वहां पर बनाया है। अलग अलग रंगों का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको चित्र स्पष्ट दिखाई दे। कोई आवश्यक नहीं है कि ये चित्र इसी रंग के नेचुरल प्राकृतिक रूप से भी मिलते हों, मैंने रंगों का इस्तेमाल किया है आपको चित्रों को स्पष्ट दिखाने के लिए। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे फिलहाल मैंने जो लाल रंग से कोशिका बनाने की कोशिश की है यहाँ तक, ये देखिए एक आपकी तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन भी कहते हैं, ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका यहाँ तक आपकी बनी हुई है। उसके बाद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नीचे का ये जो चित्र है ये आपका ब्रेन यानी ये जो मस्तिष्क आपका है इसका चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। और उससे जुड़ी हुई नीचे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जिसको हिंदी में कहते हैं, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिला हुआ एक चित्र बनाने के दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। और उस चित्र के बाद यहाँ बगल में स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु की एक काट है, ये टीएस अनुप्रस्थ काट एक है, जिसमें कि दिखाया गया है कि एक छोटा पार्ट मेरुरज्जु का कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है। और उसका ये जो लाल रंग की हमने स्पाइनल नर्व्स बनाई है, स्पाइनल नर्व से इस कॉर्ड का किस तरह से कनेक्शन होता है। ये यहाँ पे इस स्पाइनल कॉर्ड का ये जो लंबी वाली दिखाई दी है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड के छोटे हिस्से को यहाँ दिखाया गया है। तो ये 3 चित्र बच्चों आपके सामने यहाँ पे आज हैं। अभी ये पाठ काफी बड़ा है, ये कई सारे वीडियो लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे इस पाठ को पूरा समेटने के लिए, लेकिन फिलहाल आज इस पाठ का इंट्रोडक्शन है, परिचय है। और इस परिचय में आज हम ये समझेंगे कि कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन में किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं, कौन कौन से अंग, किस प्रकार की कोशिकाएं इसमें कार्य करती हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के मुख्य अंग कौन से हैं, उन अंगों के बारे में जानते हैं। तो सबसे आपका जो मुख्य अंग है वो है आपका ब्रेन या मस्तिष्क। आपने ये महसूस किया होगा, ये आपका सिर का हिस्सा काफी ठोस होता है। इस ठोस खोपड़ी के अंदर एक नाजुक सा मस्तिष्क या ब्रेन है। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे लिखा है क्रेनियम। क्रेनियम ये आपका स्कल जो खोपड़ी है इसका हिस्सा है, जो आपको ये ठोस भाग है जो अंदर बहुत नाजुक हिस्सा जो ब्रेन का है उसको सुरक्षित रखता है। और उसके अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये गोल गोल सर्कुलर, ये अंदर हमने कई पार्ट बनाए हुए हैं, ये आपके ब्रेन का या मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क के बारे में विस्तृत जानकारी कि इसमें कौन से अंग होते हैं, डिटेल, और उसके बारे में इस चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि कौन कौन से अंग यहाँ पर हैं। तो ये आपका ब्रेन हो गया, इसमें कुछ नाम हमने लिखे हैं। मिड ब्रेन बीच का भाग है, फोर ब्रेन ये आगे का जो हमारा मस्तिष्क का भाग है, और ये पीछे की साइड में यहाँ पे हिंड ब्रेन होता है। तो यहाँ पे हिंड ब्रेन हो गया, ये पीछे का हिस्सा हमारा ये, और ये आगे का हिस्सा ये फोर ब्रेन, और ये ऊपर यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, और ये क्रेनियम जो इसको सुरक्षित रखता है। और अलग अलग भागों के नाम जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, सेरेब्रम ये मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, और ये आपका ब्रेन स्टेम, यहाँ पे जो नीचे की तरफ ये वाला पतला भाग है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे सेरेबेलम है, यहाँ पे सेरेब्रम है। तो ये मुख्य 3 प्रकार के विशेष भाग हैं जिनके बारे में भी हम आगे ब्रेन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम है जिनसे आपका परिचय करा दिया मैंने। और साथ ही साथ आपने समझा कि हमारी खोपड़ी जो हमारी है ये मस्तिष्क को किस तरह से सुरक्षित रखती है और इसके अंदर क्या है। तो ये ब्रेन या मस्तिष्क का परिचय हो गया। साथ ही साथ हम अगर देखें तो उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे एक भाग नीचे की तरफ आया है, और ये आगे आकर के लंबे दंडनुमा रचना, एक डंडे की तरह एक रचना है, ये कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मेरुरज्जु ब्रेन, इसको आप
मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि ये मेरुरज्जु जो है, ये लाल रंग के डंडेनुमा रचना जो बनाई गई है, ये ब्रेन या मस्तिष्क यहाँ पे है। ये आपके नियंत्रण एवं समन्वय के मुख्य अंग हैं, हमारा मस्तिष्क और ये स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। साथ ही साथ ये तंत्रिका कोशिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम आ रहे हैं। उसके पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा मस्तिष्क है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इनको मिला करके हम कहते हैं CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मुख्य हमारा सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब आइए देखते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मुख्य रूप से ये डंडेनुमा रचना यहाँ से नीचे तक आती है, काफी नाजुक होती है। और ये जो नाजुक मेरुदंड है, मेरुरज्जु है, इसको मेरुरज्जु को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे आपने सुना होगा रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, या आप कह सकते हैं इसको बैकबोन, मेरुदंड। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है पीछे, आप महसूस कर सकते हैं छू करके भी, काफी ठोस हड्डी है ये बीच में, जो हमारे शरीर को खड़ा रखने में, हमें सीधे खड़ा होने में सहायक होती है। और साथ ही साथ हमारे शरीर को आकार देने में, खड़ा रखने में तो सहायक होती ही है। साथ ही साथ ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु जो है, इसको अपने अंदर रखे हुए होती है, सुरक्षित रखती है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक अंग है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो मेरुरज्जु हो, स्पाइनल कॉर्ड हो। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक बहुत हार्ड खोपड़ी है और आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित पड़ा रहता है। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड केवल पड़ा रहने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें तंत्रिकाओं का जाल वहां से आना भी है और वहां से जाना भी है। यहाँ से देखिए, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, यहीं से नीले रंग की मैंने कुछ नर्व्स बनाई हैं। ये तंत्र के ये भी हिस्से हैं, जिसमें कि नर्व्स या नसें जिसको आप कहते हैं, जो ये नर्व्स हैं, ये यहाँ पर नीले रंग की मैंने दिखाई है, हाथों में जा रही हैं। ये जो हमारे हाथ हैं, इनमें तंत्रिका तंत्र का जाल फैला हुआ है। जिस तरह से पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल फैला हुआ है रक्त पहुंचाने के लिए, उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में नर्व्स का जाल भी फैला हुआ है, तंत्रिका तंतुओं का जाल फैला हुआ है। तो ये यहाँ से हमने दिखाया है कि हाथों में जाने के लिए और शरीर के ऊपरी भाग में जाने के लिए यहाँ से जो मेरुरज्जु का जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ से भी ढेर सारी नर्व्स निकलती हैं जो हाथों में जाती हैं, सीने के कई सारे भागों में जाती हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स, 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। यहां से लेकर यहां तक इसकी पूरी लंबाई में 31 जोड़ी नर्व सेल्स निकलती हैं, जो कि शरीर के विभिन्न भागों तक ब्रेन के संदेश को पहुंचाने का कार्य करती हैं और साथ ही साथ विभिन्न भागों से सूचनाएं एकत्रित करके ब्रेन को वापस भी पहुंचाती हैं। तो स्पाइनल जो ये कॉर्ड है, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये एक मीडियम है जो कि ब्रेन को अन्य भागों से शरीर के जोड़ती है। तो मुख्य जो शरीर का ये जो मुख्य अंग है तंत्रिका ब्रेन, यहाँ से जो संदेश आते हैं, आदेश आते हैं, उनको यहाँ से रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड और विभिन्न तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजती रहती है। 31 जोड़ी कुल मिला करके यहाँ देखिए नीचे भी यहाँ से नर्व्स निकली हैं, यहाँ से बीच बीच में यहाँ नर्व्स निकलती हैं और जो कि शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं और वहां से सूचनाएं लाती भी हैं। तो ये दोनों तरह का कार्य करती है, सूचनाएं लाने का भी कार्य करती है, सूचनाएं पहुंचाने का भी कार्य करती है। क्योंकि जब भी
हमें कोई परिवर्तन करना होता है अपनी गति में, या हमें कोई मूवमेंट करनी होती है, हम बैठे हमें खड़े होना है, या हम खड़े हमें बैठना है, हमें दौड़ना है, तो हमें ये संदेश हमारे मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क हमारा उस प्रकार के संदेश मसल्स को देता है, और जो मस्कुलर हमारा जो सिस्टम है, यानी जो पेशीय तंत्र है जिसमें पेशियां होती हैं। बच्चों, पेशियां क्या होती हैं, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम जब ये हाथ अपना उठाते हैं या नीचे ले जाते हैं, चाहे दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, सभी में ये जो हमारी अंदर की हाथ के अंदर जो हड्डियां हैं, आपने महसूस किया होगा हड्डियां हैं, पैरों में भी हड्डियां हैं, पूरे शरीर में हड्डियों का अंदर जाल है, और उन हड्डियों को उठाने का, गिराने का, हाथों पैरों को चलाने का काम पेशीय तंत्र के द्वारा होता है। पेशियां हैं यहाँ पर ढेर सारी, और जो पेशियां ऐसे थोड़ा सा तनाव आता है उनके अंदर तो उठ जाता है हाथ, फिर हम ढीला छोड़ देते हैं पेशियों को तो नीचे हाथ हो जाता है। तो अंगों के मूवमेंट का जो हमारे अंग है, हाथ पैर नाक कान, इनका जुड़ाव मांसपेशियों से है। हम ये बोल रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट जबड़ों का हो रहा है, मुंह का हो रहा है, ये भी मांसपेशियों से ही जुड़ा हुआ है। हमारा ब्रेन सोचता है हमें क्या बोलना है, उस हिसाब से हमारी मांसपेशियों को आदेश जाता है, फिर ये मुंह उस तरह से मूवमेंट करता है, और इन मांसपेशियों के मूवमेंट के द्वारा ये जबड़े हमारे मूव करते हैं और हम बोल पाते हैं। तो कोई भी जो मूवमेंट हमारे शरीर में हो रहा है, दिखाई देता है, या अंदर कोई मूवमेंट हमारे हो रही, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये सारी मूवमेंट पेशियों से जुड़ी। और पेशियों को आदेश कौन देता है? मस्तिष्क या मेरुरज्जु। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिसमें संदेश मस्तिष्क तक जाता ही नहीं है। जैसे हम कोई गर्म चीज छू लेते हैं, हमारा हाथ तुरंत अपने आप हट जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हाथ हटाएं कि ना हटाएं, अपने आप आपका हाथ ऐसे हो जाता है जैसे गर्म चीज छू लेंगे। या करंट मार देता है, कभी विद्युत धारा, आपको बिजली का करंट लग गया, तो ऐसी दिशा में आपको सोचने समझने का मौका नहीं, आपका हाथ तुरंत हट जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, और प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश मस्तिष्क तक जाने के आवश्यक होते ही नहीं है। उनका पहले ही ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, उनको संदेश उसी के द्वारा दे दिया जाता है। बाद में मस्तिष्क को भी संदेश पहुंच जाता है कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। तो इस तरह से ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं तो कराता ही है, साथ ही साथ मस्तिष्क और विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंग हैं शरीर में, इनके बीच का एक ब्रिज है सूचनाएं ले जाने का। तो अगर आप हम देखें तो अगर ये जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण एवं समन्वय, ये होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तथा पेशीय तंत्र के द्वारा। पेशियां हमारी इन्वॉल्व, हमने आपको बताया, क्योंकि पेशियों से ही मूवमेंट होता है, तो पेशियों को संदेश जाना होता है। संदेश कौन देता है? ब्रेन देता है, या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा वो मैसेज पहुंचता है, ऐसा कह सकते हैं आप। और स्पाइनल कॉर्ड आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कराती है, जिसमें मस्तिष्क तक संदेश न जाकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, मेरुरज्जु तक ही आता है। मेरुरज्जु से फिर पेशियों को आदेश चला जाता है कि हाथ हटाइए, और सेकंड से भी कम समय में हम हाथ हटा लेते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, जिसमें कि हम रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इस पाठ में एक परिचय के रूप में, पहले वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से अंग और अंग तंत्र आपके नियंत्रण और समन्वय के लिए कार्य करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी गतियों पर नियंत्रण के साथ साथ समन्वय भी है। हमने भी साइकिल वाला उदाहरण लिया था, उसमें आप देखिए कि एक ही अंग हमारा कार्य नहीं कर रहा है। हम आंख से देख भी रहे हैं, कान से हार्ट भी सुन रहे हैं, हाथों से घंटी भी बजा रहे हैं अंगूठे से, और अंगुलियों से ब्रेक भी लगा रहे हैं, पैडल भी मार रहे हैं, और जब जरूरत पड़ रही है तो हमारे पैडल धीमे हो जाते हैं, हम घंटी तेज तेज बजाने लगते हैं, हम ब्रेक भी लगा देते हैं, हम पीछे भी देख लेते हैं, हम कानों को और ध्यान से सुनने के लिए तैयार कर लेते हैं। यानी हमारे कई सारे अंग मिल करके एक साथ कई तरह की गतियां करते हैं, उन गतियों में समन्वय होता है। अगर समन्वय ना हो तो पता चले हमारे पैडल हम चलाए चले जा रहे हैं, हमने अपने हाथों को तो नियंत्रण में कर लिया कि हमें साइकिल रोकनी, लेकिन हमारे पैर नहीं रुक रहे हैं, पता चला हम पैडल मारते चले जा रहे हैं, तो हम गिर जाएंगे। लेकिन ये सब एक साथ होता है, इतना अच्छा समन्वय होता है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है
गतियों में कि हाथों, पैरों, आंखों, कानों सबके कार्य में एक तरह का समन्वय पैदा होता है और उस समन्वय के द्वारा हम वो कर ले जाते हैं जो हमें चाहिए होता है। और सभी जंतु इतने सक्षम नहीं है, उनमें इतना सक्षम मस्तिष्क नहीं है, तो उनमें विभिन्न प्रकार के और तरीके वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मस्तिष्क के मामले में मनुष्य सबसे बेहतर है, उसके पास एक उन्नत मस्तिष्क है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियंत्रण समन्वय बहुत अच्छे ढंग से मस्तिष्क अपने द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा और विभिन्न प्रकार के ये तंत्रिका कोशिकाएं जिनकी भी हम बात करने ही वाले हैं, इनके द्वारा करता है। तो आइए देखते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड की एक पहले छोटा सा पार्ट देख लें। स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटी सी काट है, छोटा टुकड़ा उसका यहाँ से काट के समझ लीजिए। एक स्पाइनल कॉर्ड का टुकड़ा यहाँ आपको लाके दिखा दिया गया है और स्पाइनल कॉर्ड के टुकड़े को यहाँ लाके थोड़ा बड़ा करके आप देख सकते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड का टुकड़ा है। स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइन किसे कहते हैं? ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, पीछे आप देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी यहाँ है, रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये रीढ़ की हड्डी को स्पाइन भी कहते हैं, इसी को वर्टेब्रल कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा कॉलम, ऐसी जगह है जिसमें मेरुदंड सुरक्षित पड़ा रहता है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स है, हमने आपको बताया था कि 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो कि मेरुदंड के अंदर जो मेरुरज्ज होता है उससे निकली हुई होती है। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसमें से एक जोड़ी हमने नर्व्स यहाँ दिखाई भी है आपको लाल रंग से, देखिए नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स जो आकर के यहाँ कनेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का ये हिस्सा है जिसमें ग्रे मैटर होता है बीच में और ये किनारे व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन में भी ऐसे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, हम आगे पढ़ेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीजें डिटेल में होती हैं। अभी यहाँ एक संक्षिप्त परिचय आपको आज के पाठ के इंट्रोडक्शन में दिया जा रहा है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का छोटा सा एक टुकड़ा हो गया, आपको दिखाया गया कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड दिखती है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये जो नर्व्स हैं ये नीले रंग से यहाँ निकली हैं, या जो ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड जिनसे बना हुआ है ये सभी तंत्रिका ऊतक से बने हैं, नर्व टिश्यूज। तो तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं बच्चों? आपने पढ़ा हुआ, ऊतक कोशिकाओं का समूह होते हैं। तो तंत्रिका ऊतक क्या होंगे? तंत्रिका कोशिकाओं के समूह है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये किनसे बनी हुई है? ये ब्रेन किनसे बना हुआ है? हमारे शरीर में जो नर्व्स दौड़ रही है, ये जो हमने दिखाई यहाँ निकल के आती हुई, या ये जो लाल रंग की हमने दिखाई, ये किनसे बनी हुई है? तो ये सभी बच्चों ये ऊतक है, तंत्रिका ऊतक, और ये सभी बने हैं तंत्रिका कोशिकाओं से, जिनको हमने नाम दिया है न्यूरॉन। इसी को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तो हमारे शरीर में जो भी जितनी नर्व्स दौड़ रही हैं, जितने हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड है जो मुख्य काम कर रही है, मस्तिष्क है हमारा, इन सब में ढेर सारा तंत्रिका ऊतक है जो सूचनाओं को लाने, ले जाने, पहुंचाने का कार्य करता है। कैसे करता है? उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे पैदा होते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन से फिर कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होता है, और वो जो विद्युत आवेग है वो किस तरह से सूचनाओं को एक छोर से दूसरी ओर ले जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे अभी इस चैप्टर में आगे भागों में पढ़ेंगे। आज हम ये देखते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका कैसे दिखाई देती है। एक कोशिका अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोशिका, एक लंबी सबसे बड़ी कोशिकाओं में है ये। शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका ही होती है। तो इसमें एक ये सेल बॉडी है, जिसको देखिए सेल बॉडी, सेल का शरीर जो मेन है, उसका यहाँ देखिए कुछ तंतुनुमा रचनाएं निकली हुई हैं, शाखाएं जैसी निकली हुई हैं, ये कहलाती है डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं, यही सूचनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इनके जो टिप्स होते हैं डेंड्राइट्स के जो निकले हुए हैं लाल रंग के तंतु, इनकी जो टिप्स होते हैं यहाँ से सूचनाएं ग्रहण करती है तंत्रिका कोशिकाएं। फिर इनमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स या विद्युत आवेग पैदा होता है, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही मैसेजेस को लेकर आगे बढ़ता है, संदेशों को। यहाँ आता है मेन बॉडी में, फिर यहाँ एक लंबी तंतुनुमा रचना देखिए यहाँ है, ये एक्सॉन कहलाते हैं, देखिए एक्सॉन लिखा हुआ है। इस एक्सॉन से संदेश आगे बढ़ते हैं और आते आते फिर यहाँ इस वाले पार्ट में आते हैं जहाँ नर्व एंडिंग्स या तंत्रिका कोशिका की बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पे है। तो इन नर्व एंडिंग से फिर हमने आगे एक और कोशिका दिखा दी है, क्योंकि बच्चों ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं, बहुत लंबी श्रृंखलाएं बना सकती हैं, और उन्हीं से सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी होता हुआ कोशिका
कोशिकाएं ये सूचनाएं लेकर जहां भी पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देती है। तो ये जो जाल आप देखते हैं, नर्व्स का ये जो जाल देख रहे हैं या जो स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं, इसमें जो जिन ऊतकों से सब इनका निर्माण हुआ है, नर्व्स का इनका सबका, वो इन्हीं कोशिकाओं से हुआ है। यही कोशिकाएं जो ढेर सारी आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं और ऐसे चेन बना देती हैं जिनसे संदेश आगे की तरफ निकलता चला जाता है। एक कोशिका देखिए यहाँ जाकर के दूसरे कोशिका से फिर जुड़ जाती है। दूसरी सेकंड सेल हमने बनाने की कोशिश की है। एक ये सेल हो गई और ये एक सेकंड सेल हो गई, ये दोनों आपस में यहाँ इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। उधर के डेंड्राइट्स, जैसे यहाँ डेंड्राइट्स है उधर भी है, ये वाले सेल में भी। तो इस सेल के डेंड्राइट्स इस सेल की नर्व एंडिंग से अटैच हो जाते हैं और जो संदेश हम यहाँ से लेके चले थे इनको ट्रांसफर हो जाते हैं इस सेल को, फिर ये आगे भेज देते हैं। तो आगे हम नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो मेन सेल बॉडी है डेंड्राइट्स है, इस तंत्रिका कोशिका में डेंड्राइट्स लिखे हुए हैं, न्यूक्लियस है बीच में, नाभिक, एक लंबी रचना एक्सॉन और फिर आगे नर्व एंडिंग्स। तो इस तरह से एक तंत्रिका कोशिका इस तरह से दिखाई देती है, जिसके ही हजारों लाखों संख्या में आपस में जुड़ने से लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं, नर्व्स बनती हैं। और ये जो हमारे मेरुरज जो है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, सब जगह ये तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं के माध्यम से जो संदेश हमें मिलता है, हमारे शरीर को मिलता है, विभिन्न प्रकार की हमारी जो इंद्रियां हैं, त्वचा है, आंख, नाक, कान है, इनसे जो संदेश हम ग्रहण करते हैं, वो संदेश इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है और फिर वहां पहुंचता है जहां हमें जाना चाहिए। वो संदेश मस्तिष्क से जाता है, मस्तिष्क तब यही ले जाती हैं, यही कोशिकाएं आपस में जुड़ करके। और मस्तिष्क जब हमें कोई संदेश देता है, आदेश देता है कि ऐसा करना है, वो आदेश लेकर के भी ये पेशियों तक पहुंचाती हैं। हमने आपको बताया था पेशियां मूवमेंट करती हैं और उन पेशियों को जैसा आदेश मिलता है कि ये मूवमेंट करना है, उस तरह से मूवमेंट होती है। तो ये हो गई इस तरह की मूवमेंट। कुछ होती हैं ऐच्छिक और कुछ होती हैं अनैच्छिक। बच्चों, आपका हृदय हमेशा पंप करता रहता है, आपने पढ़ा होगा वहन तंत्र में। लेकिन हमारा हृदय हमेशा पंप की तरह कार्य करता है, लेकिन हम हृदय को खुद इच्छा से नहीं चलाते, अपने आप को पंप करता रहता है। तो वो गति अनैच्छिक भी है, जिसमें हमारी इच्छा नहीं, अपने आप ही वो गतियां होती रहती हैं। और कुछ ऐच्छिक गतियां, हाथ हमारा उठाना, चलना फिरना, पीछे होना, आगे होना, ये हमारी ऐच्छिक गतियां, हम चाहते तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ये गतियां हमारी अनैच्छिक है, जैसे हृदय का पंप होना, सांस के लिए जो हम सांस लेने की प्रक्रिया, ये भी अनैच्छिक है। हम सोते रहते हैं तब भी हमारा हृदय धड़कता है, हमारी सांसें चलती हैं, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता है, लेकिन ऐच्छिक क्रियाओं के लिए हमें सोचना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सारे नियंत्रण और समन्वय मस्तिष्क से ही जुड़े हुए हैं। इसी पाठ के बारे में आगे के वीडियोस में बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मस्तिष्क की संरचना होती है, किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड की संरचना होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे होती हैं और मस्तिष्क हमारा विभिन्न प्रकार की गतियों का, कार्यों का नियंत्रण और समन्वय कैसे करता है। बच्चों, आज इस पाठ में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कोई समस्याएं हो तो आप पूछ भी सकते हैं और फिर आगे की वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।